नमस्कार, मैं हूं विश्व बंधु शर्मा और ग्राउंड जीरो से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी परंपरा हम सीधे देखेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया में या भारत में लोहे का निर्माण सबसे पहले कहां और कैसे शुरू हुआ था। एक जनजाति है अगरिया जनजाति, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला अंतर्गत हम मनोरा विकास खंड के ग्राम सरडी में यहाँ पर हैं। इस जनजाति का दावा है कि लोहे का जो प्रारंभ हुआ था, लोहे के निर्माण का, वो उनके द्वारा किया गया था। आज भी यह जनजाति उसी तकनीक से लोहे का निर्माण करती है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इनकी। कोठी का निर्माण किया जाता है, चिपुआ का निर्माण किया जाता है और इनका यह दावा है कि जो लोहा ये निकालते हैं कड़ी मेहनत के बाद, उस लोहे की तुलना इन्होंने लैब टेस्ट भी करवाया था, जो कि काफ़ी क्वालिटी के साथ और जो भारत के जो मानक हैं उनके साथ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी प्रक्रिया कि लोहे का निर्माण प्राचीन समय में कैसे हुआ करता था और हम लोहा भी निकलते हुए आपको दिखाएंगे। इससे पहले निवेदन है कि अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करें। जसपुर जिले के मनोरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम सरडी में अगरिया जनजाति के लोगों ने पारंपरिक तरीके से लोहा बनाना बताया और इनका दावा है कि दुनिया को लोहा बनाने की तकनीक जो दी थी वो उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई थी और आज भी वे उस तकनीक का उपयोग कर बेहतर क्वालिटी का लोहा तैयार कर सकते हैं और इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए कई लोग नगर से भी जुटे। आइए जानते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया और किस तरह पारंपरिक तरीके से लोहे का निर्माण किया जाता था। अगरिया जनजाति का दावा है कि लोहे का निर्माण उनके द्वारा किया गया था और स्थानीय स्तर पर पारंपरिक तरीके से जो लोहे का निर्माण किया जाता है, हम सामने देख रहे हैं कि एक भट्ठी है जिसे कोठी कहा जाता है और इसी में टेम्परेचर देते हुए जिस व्यक्ति के द्वारा हवा डाला जा रहा है, इस यंत्र को चेपुआ कहा जाता है। यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या है पूरा स्थिति और किस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी होती है। जब किसी को लोहा की जानकारी नहीं थी, तब हमारे अगरिया समाज के पूर्वजों ने इस चीज़ का पता नहीं किस तरीके से एक्सरसाइज किया होगा। अभी तो वो इतना आसानी से कहना मुश्किल है। लेकिन पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या तैयारी होती है लोहा बनाने से पहले? लोहा बनाने से पहले लगभग ये कोठी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। एक बार तैयार होता है ये बहुत दिन तक चलते रहता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर पाता है तो ये मिट्टी की रहती है, पक जाती है। एक बार बन जाने के बाद इतना आसानी से जब तक उसको नुकसान ना पहुंचाए तब तक वो चलते रहता है। ये कोठी जिसे भट्ठी बोल सकते हैं क्या? हाँ, फर्नेस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कोठी है हम हमारी भाषा में। और क्या प्रक्रिया इसमें, क्या क्या पार्ट? इसमें एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है चिपुआ, इस वाला ये वाला पार्ट जिसमें पैर से चल रहे हैं, हवा देने का काम कर रहा है। बोलते हैं बिंगाल। क्या बोलते हैं? बिंगाल। ये दोनों चीज़ को बिंगाल बोलते हैं और पीछे वाला भाग को चिपुआ डांग बोलते हैं। जी। और ये प्रक्रिया करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन पहले से तैयारी करनी होती है। सरी की एकदम वेस्ट होती है, सरी लकड़ी की कोयला होती है, जो वेस्टेज होती है, जिसका कहीं भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, ना ही इकोलॉजिकल बैलेंस इससे होता है। एकदम पक जाने के बाद में सरी लकड़ी बिल्कुल भी कोई काम की नहीं होती है। एकदम ठूंठ जिसको बोलते हैं, खुटरा बोलते हैं हम लोग, वो उसको खोद करके इकट्ठा करके छोटे छोटे टुकड़े इतना लंबा आग जलाने, गर्म करने के लिए। हाँ, ये इसको जला देते हैं। कुछ प्रक्रिया है जलाने की, जंगल के तरफ कुछ सफाई कर करके इसको जलाते हैं ताकि जंगलों में भी आग ना लगे। वह क्या चीज़ है जिससे लोहा तैयार होता है? तो इसमें एक ये बाली बोलते हैं। ये बाली जो है यह नदी नाले के पानी बहती है, उसमें से जंगल की ओर से कुछ
मेटलिक पार्ट आ जाते हैं और जो एक तरफ यह इसकी जमा होने लगती है। इसको पहचानते थे हमारे अगरिया समाज के लोग और उसी को उपयोग करते थे आयरन ओर के रूप में। तो इस सभी नदियों में पाया जाता है या किसी खास नदी में मिलता है? खास नदी में खास पाई जाती है, लेकिन कहीं भी दिख जाता है ये कम मात्रा में। लेकिन हमारे पूर्वज कुछ विशेष नदियों का नाम से जानते थे, जैसे आसपास में कोई बालारी नदी एक है और एक बाली ढोढ़ा मतलब नदी का एक छोटा रूप, जंगलों से सीधे सीधे अच्छा। जो छोटे रूप में नदी होती है। आपकी तैयारी में कोठी तैयार हो गया और ये बाली है जो आपका एक मटेरियल हो गया तैयार करने के लिए। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है आग जलाने के बाद? आग जलाने के बाद धीरे धीरे करके लगभग मैं वो वजन तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसे उसी इतना कोठी में डालते हैं इसको। इस तरीके से इसको डालते जाते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें इसका ये कोयला का जल करके वो अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जा रहा है और लोहा नीचे से निकलेगा। हाँ, लोहा नीचे से निकलेगा। जैसे ही कोयला ख़त्म हो रहा है तो कोयला भी डाल रहे हैं। इस तरीके से धीरे करके अभी हम देख सकेंगे। अभी हम देख सकेंगे। अमसा जी एक चीज़ बताएं कि क्या तापमान होता है इसका और कितना ज़रूरी होता है? लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इस लोहे का क्या महत्व है अगर हम आज बड़ी कंपनियों की बात करें तो? इस लोहे की जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जिसको केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जो यही सेम टेक्नोलॉजी की जो आयरन कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, उस कच्चे लोहे की केमिकल कंपोजिशन अभी तक इतना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन उसी को स्टैंडर्ड माना गया है। उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही नई टेक्नोलॉजी, जैसे उसमें एलॉइंग केमिकल एलॉय करने से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्लस जो भी उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसका एलॉय किया जाता है। बट इसकी बेसिक जो थ्योरी है केमिकल कंपोजिशन, स्टील इंडस्ट्री की यही रीढ़ की हड्डी है। अभी तो मैं कुछ किताबों आपने किसी और फिर कुछ ही देरी में देखते ही देखते हमारे बीच अगरिया समाज के लोगों ने अपनी कोठी यानी कि उस भट्ठे से बिल्कुल ताज़ा लोहा इन्होंने निकाला और अपनी पहचान बताई कि किस प्रकार पूरी दुनिया को लोहे का आविष्कार करके इन्होंने बताया था कि लोहा कैसे निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इस समाज की भी एक पीड़ा है, इनकी व्यथा है, इनकी समस्या है। इस संदर्भ में हम अपने सांस्कृतिक जानकार, वैदिक जानकार राम प्रकाश पांडे जी से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या। अगरिया जनजाति के बारे में बताएं, क्या है परंपरा और किन समस्याओं से जूझ रही है जनजाति? देखिए, अगरिया जनजाति जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दुनिया को जिसने आग से परिचय कराया और इस कारण से उनका नाम जो पड़ा वो अगरिया पड़ा। और पत्थर के युग से पाषाण काल के बाद जब दुनिया को लोहे से कोई परिचय नहीं हुआ था, तो पहली बार अगरिया ने बालू और पत्थरों में लोहे क्या मात्रा को पहचान करके और उसे भट्ठी पर कठिन तपस्या करके गलाया, और गलाने के बाद दुनिया को पहली बार उन्होंने लोहा दिया। और उस लोहे के आने के बाद दुनिया की जो विकास की गति है वो बढ़ी। छत्तीसगढ़ में देखें या देश के जिस भी हिस्से में देखें, जो भी आज भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं उनके साथ अगरिया साथ आए, चाहे वो उरांव हो, नगेसिया हो, कोरवा हो, उन सबको कृषि का जो संसाधन है वो सब कुछ अगरिया के द्वारा गला करके उन्हें दिया गया। तब आदिवासी वर्गों ने अपने ज़मीन पर खेती की और दुनिया को पहली बार अनाज से परिचय कराया। तो इस स्थिति में अगरिया का आज अगर अध्ययन किया जाए
तो अगरिया के संबंध में एक बहुत बड़े मानव शास्त्री हुए हैं बैरियर एल्विन, जिन्होंने लगभग 1930 के आसपास में जशपुर क्षेत्र में बहुत गंभीरतापूर्वक अगरिया जाति पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि बहुत ही सुदूर जंगलों पहाड़ों में छिपकर अगरिया जाति के लोगों के द्वारा लोहे का प्रज्वालन किया जाता था और उस लोहे को खेती के लिए दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जानबूझ करके उन्हें यह लगता था कि एक उद्योग के रूप में अगरिया समाज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ा रहा है, तो जानबूझ करके उनके इस लोहे के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके कारण अगरिया समाज जो है वो सभ्य समाज से दूर जा करके जंगलों और पहाड़ों में छिप करके लोहे का उत्पादन करता रहा। आज दुर्भाग्य है कि भारत में जब संविधान लागू हुआ, अनुसूचित जनजातियों की सूची बनी, उसमें सबसे पहला नाम अगरिया जाति का आता है। लेकिन जब अगरिया कौन है इस संबंध में सरकार से पूछा जाता है तो सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगरिया कौन है। अब आज अगर अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र यदि चाहिए तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि जिनके पास 1950 के पूर्व का राजस्व अभिलेख होगा और उस अभिलेख में यदि जो जाति लिखी गई होगी वही जाति का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन अगरिया जो लोग हैं, जो दूसरे जाति के लोगों के लिए हल फाल कुदाल बनाने में अपना समय सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक उपयोग करते थे, वो कब खेती के लिए जमीन पकड़ते और कब खेती करते। कभी उनको अवसर ही नहीं हुआ, उनके पास समय ही उपलब्ध नहीं हुआ कि वो जा करके कहीं पर जमीन पकड़ें और खेती करें। क्योंकि वो दूसरे को खेती कराने के लिए प्रेरित करते थे तो उनके पास आज राजस्व अभिलेख नहीं है। 1950 के पूर्व का कोई राजस्व अभिलेख आज भी इनके पास नहीं है। तो सरकार को इस बात को बदलना पड़ेगा कि आप आदिवासी के लिए जो राजस्व अभिलेख मांग रहे हैं वो राजस्व अभिलेख की बाध्यता को समाप्त करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आखिर जिसे आदिवासी माना जाता है वह आदिवासी किसके सहयोग से खेती करता रहा है और जो उनको सहयोग देता रहा है, जिनकी प्रेरणा से खेती होती रही है, दुर्भाग्य है कि वो आज आदिवासी नहीं माना जा रहा है और जिनके सहयोग के कारण जो लोग खेती किए वो आज आदिवासी में है। ये बहुत बड़ी विडंबना है।